डॉक्टर रफ़ाकत बड़ी उलझन में था। इसकी एक वजह ये थी कि हाशिम ज़ुबैरी ने इसे अपने ऑफिस बुलाया था और इसी वक्त सानी का फ़ोन भी आ गया था कि वो सैर को लेकर निकल रही है। हाशिम ज़ुबैरी की काम में मसरूफियत ऐसी थी कि इसे डॉक्टर रफ़ाकत से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। लम्हा ब लम्हा डॉक्टर रफ़ाकत का इज़्तिराब बढ़ता ही जा रहा था। तुम अपना ही काम करोगे या मुझसे भी कोई बात करोगे? मुझे क्यों बुलाया है? हस्पताल में मेरा इंतज़ार हो रहा है। जो ही हाशिम ज़ुबैरी ने फ़ोन रखा, डॉक्टर रफ़ाकत ने जल्द से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि वजाहत कर सकूं कि मैंने तुम्हें घर आने से क्यों मना कर दिया है। दरअसल मुमताज़ बेगम को वहम हो गया था कि इसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। वो अब तुम्हारी इलाज से मुतमईन नहीं थी। डॉक्टर रफ़ाकत ने मुतहय्यर निगाहों से हाशिम ज़ुबैरी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अवहाम हो के इससे वही सुना है जो हाशिम ज़ुबैरी ने बोला है। मुझे तुम्हारी बात सुनकर हैरत हुई है। भाभी को तो किसी डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद ही नहीं है। वो मुझ पर भरोसा करती हैं। ये इंसान की नफ्सियात है, जाने कब उसका दिमाग पलट जाए। जिस पर इसे भरोसा हो उसी से उसे डर लगने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब तुम बेहतर दे सकते हो क्योंकि डॉक्टर तुम हो, हाशिम ज़ुबैरी बोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। डॉक्टर रफ़ाकत भी समझ बूझ रखता था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि हाशिम ज़ुबैरी ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुमताज़ बेगम को ढाल कर आकर इसका अपने घर में आना जाना बंद कर रहा था। वो सैर बानों से इसे दूर रखना चाहता था। तुम्हारी ही नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था। तुम ऐसा करो कि चंद दिन अभी मुमताज़ बेगम के चेकअप के लिए ना आओ। मैंने एक और डॉक्टर को मुमताज़ बेगम के चेकअप के लिए बुला दिया है। वो सुबह शामी से देख लेता है, हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। सहर बानो अपनी ड्यूटी कर रही है। डॉक्टर रफ़ाकत को गुस्सा था, इससे सवाल कर दिया। हाँ, वो अभी अपना फ़र्ज़ निभा रही है। डॉक्टर रफ़ाकत, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, फिर मुलाकात होगी। हाशिम ज़ुबैरी ने एक फ़ाइल अपने दफ्तरी बैग में रखी। भाभी का इलाज अब किस डॉक्टर से करवा रहे हैं? डॉक्टर रफ़ाकत ने उठते हुए पूछा। उसका नाम भी डॉक्टर रफ़ाकत है। हाशिम ज़ुबैरी ने मतानत से ऐसे जवाब दिया जैसे वाकई सच कह रहा हो। डॉक्टर रफ़ाकत को इसका जवाब सुनकर और भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो इसे जहर के घूंट पीकर रह गया और हाशिम ज़ुबैरी के कमरे से चला गया। हाशिम ज़ुबैरी को भी एक मीटिंग में जाना था। वो भी इसके पीछे ही अपने कमरे से निकल गया। इसके साथ जुनैद भी था। जब हाशिम ज़ुबैरी और जुनैद नीचे पहुंचे तो डॉक्टर रफ़ाकत अपनी कार उस जगह से निकाल कर जा चुका था। हाशिम ज़ुबैरी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। इसके बराबर में जुनैद विराजमान हो गया। ड्राइवर ने कार उस जगह से निकाल ली। कुछ देर के बाद हाशिम ज़ुबैरी की कार सड़क पर दौड़ रही थी। हाशिम ज़ुबैरी ने अपने मोबाइल फ़ोन से एक नंबर मिलाया और इसके हैंडफ्री अपने कानों से लगाकर रब्ता होते ही जुनैद से बोला, मुझे लगता है डॉक्टर रफ़ाकत पागल हो गया है। इसका इलाज होना चाहिए। इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। सिर्फ दिमाग ठिकाने आना चाहिए। डॉक्टर रफ़ाकत का दिमाग ख़राब हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं सर। जुनैद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हाशिम ज़ुबैरी ने क्या बात कह दी है। तुम भी समझ आओगी जुनैद। हाशिम ज़ुबैरी ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। जुनैद को पता भी नहीं चला कि इसने ये बात अख्तर पठान को कही है और अख्तर पठान सारी बात समझ गया था। फ़ोन बंद किया था कि अचानक हाशिम ज़ुबैरी की नज़र एक जगह पड़ी और इससे फ़ौरन ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको और ज़रा बैक करो। ड्राइवर ने कार को बैक करना शुरू कर दिया। हाशिम ज़ुबैरी ने उसे उस जगह कार रोकने के लिए कहा। हाशिम ज़ुबैरी की निगाहें बाएं जानिब मरकूज़ थी। सड़क की दूसरी जानिब एक बड़ा कार पार्किंग था। इस जगह एक कार के पास सानिया खुशगवार मूड में खड़ी एक नौजवान के साथ बातें कर रही थी। वो नौजवान जफ़र था। सानिया और जफ़र एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और इनकी सफ़ेद मोहब्बत अचानक हाशिम ज़ुबैरी के आगे खुल गई थी, जो कहरालू निगाहों से दोनों को देख रहा था। जो ही सानिया और जफ़र एक दूसरे से अलग हुए, हाशिम ज़ुबैरी ने जफ़र की तरफ इशारा करके जुनैद से कहा, इसका पीछा करो और पता करो ये कौन है, कहाँ रहता है। जो ही जुनैद ने उस तरफ देखा, वो अपने दोस्त जफ़र को देखकर चौंक पड़ा। जुनैद कार से उतरकर उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ जफ़र गया था। जफ़र इस जगह से पैदल ही गया था। बाएं तरफ मुड़ते ही जुनैद रुक गया और इसने दीवार के पीछे होकर अपना थोड़ा सा सर निकाल कर उस जानिब देखा जहाँ हाशिम ज़ुबैरी की कार खड़ी थी। वो कार अभी तक खड़ी थी। जुनैद छुपकर उस कार की तरफ देखता रहा। फिर इस कार ने हरकत की और उस जगह से चली गई। जुनैद इस कार को उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। इसके बाद जुनैद ने दाएं बाएं और दूर तक नज़र दौड़ाकर मुतलाशी निगाहों से जफ़र को देखा। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जुनैद एक तरफ टहलता हुआ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि साफ आया है कि जफ़र और सानिया के बीच कोई बात है, लेकिन जफ़र ये बात नहीं जानता था कि हाशिम ज़ुबैरी के लिए वो बात बर्दाश्त करना ही नामुमकिन है जो इसे नागवार गुजरे और इसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो। हाशिम ज़ुबैरी इस बात को किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा कि इसकी बेटी को कोई और पसंद करे। जुनैद चाहता था वो जफ़र से मिलकर उसे समझाए कि वो सानिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना हाशिम ज़ुबैरी कुछ भी कर सकता था। वो सानिया के मामले में बहुत हसास है।
कुछ देर घूम फिर कर जुनेद जफर को तलाश करता रहा। जफर शायद इस जगह से जा चुका था। जुनेद मजीद 1 घंटा इसी तरह वक्त ज़ाया करता रहा। वो चाहता तो इसके साथ फ़ोन पर भी बात कर सकता था, लेकिन इसने फ़िलहाल ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जुनेद वापस ऑफिस चला गया। हाशिम ज़ुबैरी अभी तक वापस नहीं आया था। जुनेद अपने काम में लग गया। 2 घंटे बाद हाशिम ज़ुबैरी का फ़ोन आ गया। कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, जुनेद ने जवाब दिया। मुझे एक और मीटिंग के लिए जाना है, मैं वापस नहीं आ सकूँगा। 2 घंटे के बाद तुम घर पहुँच जाना। हाशिम ज़ुबैरी ने हुक्म दिया और फ़ोन बंद कर दिया। शाम को जुनेद सीधा घर पहुँच गया। हाशिम ज़ुबैरी इस वक्त अपने कमरे में था। इसके सामने पड़ी एस्ट्रे सिगरेट से भरी हुई थी और कमरे में धुआं फैला हुआ था। क्या खबर है जुनेद? हाशिम ज़ुबैरी इसको देखते बोला। मुझे वो शख्स कहीं दिखाई नहीं दिया, जुनेद ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। मैंने इसे बहुत तलाश करने की कोशिश की। तुमने इसका पीछा किया था? हाशिम ज़ुबैरी की तेज़ निगाहें जुनेद के चेहरे पर जमी हुई थी। उसका चेहरा सपाट था। मैं बहुत देर तक उसे तलाश में रहा, लेकिन जाने वो कहाँ चला गया, जुनेद बोला। तुम सच कह रहे हो? हाशिम ज़ुबैरी के चेहरे पर सख्ती और भी उभर आई थी। मैंने कभी आपसे झूठ बोला ही नहीं सर। जुनेद को हाशिम ज़ुबैरी की आंखों से खौफ महसूस होने लगा। फिर आज क्यों झूठ बोल रहे हो? हाशिम ज़ुबैरी ने अचानक सवाल किया और जुनेद एकदम चौंक पड़ा। झूठ नहीं तो? जुनेद, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम भूल गए हो कि मेरे एहसानों को, मेरे इन टुकड़ों को जो मैं तुझे खिलाता रहा हूँ। हाशिम ज़ुबैरी एकदम इस पर फट पड़ा। जुनेद पहली बार ऐसे रवैये का सामना कर रहा था। वो हैरान था कि हाशिम ज़ुबैरी को कैसे पता चला कि उसे झूठ बोल रहा है। ये बात जुनेद नहीं जानता था कि जो ही उस तरफ जाने के लिए घूमा था, ठीक इसी वक्त इत्तफाक से फाजली कहीं से नमूदार हो गया था। हाशिम ज़ुबैरी और फाजली की आंखें चार हुई। हाशिम ज़ुबैरी ने इशारा किया और फाजली जुनेद के पीछे पीछे चल पड़ा। अभी जुनेद वापस ऑफिस नहीं पहुंचा था और जो कुछ जुनेद ने किया था इसकी खबर हाशिम ज़ुबैरी को पहुंच चुकी थी। सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? जुनेद ने झिझकते हुए कहा। हाशिम ज़ुबैरी अपनी जगह से उठा और हाथ में जलती हुई सिगरेट इसका बायां हाथ पकड़कर उल्टे हाथ पर सिगरेट रखकर मसल दी। तकलीफ से जुनेद के दांत भींच गए। हाशिम ज़ुबैरी ने पुकारते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोलकर क्या कह रहे हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? तुमने उस लड़के का पीछा किया ही नहीं, बल्कि ये देखते रहे कि मैं इस जगह से कब जाता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दाएं बाएं टहलते रहे और वक्त गुजार कर तुम वापस आ गए। हाशिम ज़ुबैरी ने अपनी बात मुकम्मल करके अपना सिगरेट उनके हाथ से उठा लिया। सिगरेट बुझ चुका था और जुनेद की जिल्द जल चुकी थी जहाँ जुनेद को तकलीफ हो रही थी। जुनेद एक तरफ खड़ा होकर अपना जला हुआ हाथ देखने लगा। हाशिम ज़ुबैरी ने फिर दुरुस्त लहजे में कहा, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पहले से ही सब जानते थे? तुम्हें मालूम है कि इस लड़के और सानिया के बीच क्या चल रहा है? मैं कुछ नहीं जानता सर। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरा हुक्म मानने के लिए दौड़ पड़े थे। इस बार क्या हुआ? किस चीज़ ने तुमको ऐसा करने से रोका था? हाशिम ज़ुबैरी का गुस्सा और भी बुलंद हो गया। बोलो, जवाब दो। वो बाकी मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। जुनेद को हाथ में तकलीफ हो रही थी और वो हाथ पकड़े खड़ा था। तुम्हारे अंदर ऐसी सुस्ती मैंने पहले कभी नहीं देखी। सॉरी सर। ऐसे ही सॉरी नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारी एक एक हरकत मशकूक थी। मुझे बताना होगा कि तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक है। हाशिम ज़ुबैरी इसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार फिर जुनेद ने इनकार किया। हाशिम ज़ुबैरी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम जानते हो इसे? मैं नहीं जानता। फिर जाओ, वो 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारी मालूमात चाहिए। मैं भी सानिया के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे पहले तुमसे इसके बारे में जानना है। अगर इस बार भी तुम नाकाम आए तो याद रखना, मैं तुम्हारी खोपड़ी में गोली मार दूंगा। हाशिम ज़ुबैरी का ये रूप जुनेद के लिए अजीब था। 2 घंटे में इसे तलाश करना मुश्किल है, जुनेद बोला। सिर्फ 2 घंटे? 2 घंटे के बाद तुम यहाँ मेरे पास आओगे? हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। जाने से पहले उस अलमारी में दवाई पड़ी है, वो अपने हाथ के ज़ख्म पर लगा लो। जुनेद बोला, मुझे दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुमने कुछ पता न किया तो इस बार सिगरेट तुम्हारी आंख में भिजवा दूंगा। हाशिम ज़ुबैरी के चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे वो भी जुनेद को कच्चा ही चबा जाएगा। जुनेद पहली बार हाशिम ज़ुबैरी ने ऐसी बेइज्जती की थी और इसे जला हुआ सिगरेट लगाकर अज़ीज़ से भी 2-4 किया था। हाशिम ज़ुबैरी के सामने खड़ा होकर जुनेद को रेहान की बातें एक बार फिर याद आने लगी थी। हाशिम ज़ुबैरी का दूसरा रूप किस कदर ख़तरनाक था इसका इसे आज अंदाज़ा हो रहा था। मैं जाऊँ? जुनेद ने जाने की इजाज़त चाही। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। हाशिम ज़ुबैरी ने अपने दोनों उंगलियां इसके सामने की। जाओ, चले जाओ। जुनेद जैसे ही कमरे से बाहर निकला, हाशिम ज़ुबैरी ने अपने मोबाइल फ़ोन से फाजली का नंबर मिलाया और उससे कुछ हदायत करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। जुनेद को तकलीफ हो रही थी। हाशिम ज़ुबैरी ने किस सफाकी से इसका हाथ सिगरेट से जला दिया था। जुनेद अभी राहदारी से गुजर रहा था कि एकदम सहरबानो कमरे से निकलकर इसके सामने आ गई। इसने जुनेद को हाशिम ज़ुबैरी के कमरे में जाता हुआ देख लिया था और अभी इस इंतज़ार में खड़ी थी कि कब वो आए
और उसे जुनैद से बात करने का मौका मिल जाए। दरअसल सैर बानो ने एक फैसला कर लिया था। वो हाशिम ज़ुबैरी के चुंगल से फरार होना चाहती थी। पहले से ही सोचा था कि वो जितना हाशिम ज़ुबैरी को अपने इशारों पर नचाकर इससे जो कुछ समेट सकती है वो समेट कर फुचक्कर हो जाएगी। लेकिन जब से इसने हाशिम ज़ुबैरी की खुफिया तिजोरी देखी थी, वो हीरो गैर मुल्की करेंसी इसके आंखों के आगे से महव नहीं हो रही थी। वो इस तिजोरी से सब कुछ निकाल कर फरार होना चाहती थी, लेकिन वो ये काम अकेली नहीं कर सकती थी। इस घर से निकलना भी इसके लिए आसान नहीं था। पहली नज़र में वो जुनैद को पसंद करने लगी थी। एक वही इसकी नज़र के सामने था। इसकी सोच जुनैद पर आकर रुकती थी। वो चाहती थी कि किस तरह जुनैद इसके साथ मिल जाए और वो दोनों इस तिजोरी पर हाथ साफ करके फरार हो जाए और बाकी की ज़िंदगी एक साथ गुजारें। सैर बानो को यह पता था कि जुनैद इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो हाशिम ज़ुबैरी का वफादार गुलाम है, लेकिन इसने दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुन ली थी और जो सलूक अभी हाशिम ज़ुबैरी ने इसके साथ किया था वो भी जान गई थी, जिससे उसे कुछ उम्मीद हुई थी कि इन हालात में जुनैद इसका साथ देने के लिए शायद रजामंद हो जाए। अंदर आ जाओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है, सैर बानो कहकर कमरे में चले गई और इसने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। जुनैद ने चंद सानिया सोचा और इसके पीछे चल पड़ा। सैर बानो ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कमरा मुमताज़ बेगम के कमरे के बराबर में था और दोनों कमरों में आने जाने के लिए इसी कमरे का दरवाज़ा भी था। क्या बात है, जुनैद ने पूछा। हाथ पर दवाई लगा दो। सैर बानो के इस सवाल से जुनैद चौंका। हालांकि सपना हाथ लटकाया हुआ था और किसी तरह की तकलीफ इसके चेहरे से गमास नहीं थी। तुम्हें कैसे पता चला, जुनैद ने पूछा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। जो कोई तुम्हारे साथ कमरे में हुआ मुझसे छुपा हुआ नहीं। सैर बानो ने सच बोल दिया। यही बात करनी थी, जुनैद बोला। तुम होश संभालने से लेकर अब तक हाशिम ज़ुबैरी के साथ वफादारी निभाते रहे। इसकी एक आवाज़ पर तुमने दूसरी सांस बाद में ली और इस शख्स का हुक्म सुनने के लिए भाग खड़े हुए। आज जब इसकी बेटी का मामला सामने आया तो इस आदमी ने बर्दाश्त की हद तोड़ दी और तकलीफ देते हुए तुम्हारे एक भी वफादारी याद नहीं की। वो एक जालिम शख्स है, ये इसका दूसरा रूप है। सैर बानो ये कहते हुए पास पड़ी मरहम उठाकर इसके हाथ पर लगाने लगी। वो वापस कमरे में आई तो इसे मरहम अपने बैग से निकाल कर अपने पास रख ली थी। जुनैद के दिल में हाशिम ज़ुबैरी के खिलाफ नफरत सर उठा चुकी थी। जिस यकीन के साथ वफादारी निभाता रहा था वो यकीन टूट गया था। रेहान ठीक कह रहा था। इसने शायद हाशिम ज़ुबैरी का दूसरा रूप देख लिया था और वो मौका मिलते ही इसे छोड़कर चला गया। इस वक्त भी जुनैद को रेहान याद आने लगा। क्या सोच रहे हो? सैर बानो इसके हाथ पर मरहम लगा चुकी थी। जुनैद ने इस बात में सर हिलाया। जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला है कि हाशिम ज़ुबैरी जो वो है वो दिखाई नहीं देता। जुनैद के मुंह से बात सुनकर सैर बानो मुस्कुराई। इसे दिल ही दिल में कहा, चलो जुनैद की सोच में तगय्युर तो आया, इसके अंदर भी बगावत ने जन्म लिया। मैं मजबूर लड़की इस घर में इसकी बीवी के इलाज की लाई थी, लेकिन यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरी सुतीली माँ और इसके बेटे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई और हाशिम ज़ुबैरी मुझसे शादी करना चाहता है। मेरा इस घर से निकलना बंद हो गया है। हाशिम ज़ुबैरी ही नहीं, डॉक्टर फाकत भी मुझे अपनी दुल्हन बनाने के ख्वाब देख रहा है। सैर बानो बोली। जुनैद ने कहा, क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ, अगर मैंने इनकार किया तो मुझे जान से मार देगा, ये मुझे इसने खुद कहा है। सैर बानो बोली। जुनैद मुतहय्यर इसकी तरफ देख रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से फरार हो जाओ। कहाँ से भागूं? गेट पर पहरे हैं। इस बंगले से निकलने के लिए खुफिया रास्ता भी है, तुम जानते हो। एकदम सैर बानो ने उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। मैं बंगले का चप्पा चप्पा जानता हूँ, तुम वहाँ से फरार हो जाओ। जुनैद ने कहा। मैं फरार होकर कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बाहर निकलूंगी तो ये मुझे फिर तलाश कर लेगा, ये नहीं तो मुझे डॉक्टर फाकर ढूंढ लेगा और मैं फिर इन दोनों में से किसी की जंजीर के साथ बन जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि कहीं दूर चली जाऊँ। तो तुम कहीं दूर निकल जाओ जहाँ दोनों तुमको तलाश न कर सकें। अकेली हो तो अकेली ही जाओगी। तुम भी अब अकेले ही हो गए हो। जिस यकीन और वफादारी की जंजीर से तुम बंधे हुए थे वो तो आज टूट गई है। तुम भी मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ एक नई जिंदगी का आगाज करें। सैर बानो इसकी तरफ मोहब्बत से देख रही थी। मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ हाशिम ज़ुबैरी की वफादारी की है। जो खाने के टुकड़े इसने मेरे आगे डाल दिए वो मैंने खा लिए। मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता, मेरे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो फिर क्या करते? ये कुछ आज मेरे साथ हुआ है। मैं कभी भी हाशिम ज़ुबैरी के सामने ना आता। जुनैद ने मतानत से कहा। मैं तही दस्त हूँ। सैर बानो बोली। इस बंगले में छुपे हुए ख़जाने का राज मैं जानती हूँ। हम दोनों अगर वो ख़जाना निकाल लें तो हम कहीं भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। ख़जाना? हाँ, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें उस ख़जाने तक ले जाऊँगी। वो ख़जाना निकाल कर हम इस खुफिया रास्ते से निकल जाएंगे जो तुम जानते हो। सैर बानो ने कहा। जुनैद के लिए बात हैरत का बाइस थी।
अभी भी कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से हाशिम ज़ुबैरी की गुर्राई आवाज़ आई। अपने मुलाजिम से कह रहा था, अगर जुनैद बाहर नहीं गया तो वो इस बंगले में कहाँ है। जुनैद फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। राहदारी में हाशिम ज़ुबैरी अपने मुलाजिम के साथ गुजर रहा था। वो जुनैद को देखकर रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम में था, जुनैद ने बहाना किया। हाशिम ज़ुबैरी ने इसकी तरफ देखकर बंद दरवाजे पर नज़र डाली। जुनैद फिर बोला, आई एम सॉरी, मुझे इस कमरे का बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मसाना फट जाएगा। मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं इस कमरे के बाथरूम में चला गया। फारिग हो गए हो? यस सर। जाओ और अपना काम करके आओ, हाशिम ज़ुबैरी ने कहा और जुनैद इस जगह से चला गया। इसके जाने के बाद हाशिम ज़ुबैरी कमरे की तरफ बढ़ा और इसने दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। अंदर झांका, कमरे में कोई भी नहीं था। सैरबानो दूसरे कमरे से मुमताज़ बेगम के कमरे में चली गई थी। हाशिम ज़ुबैरी के कमरे से निकलते ही जुनैद कार में सीधा जफ़र की फ्लैट की तरफ चला गया, जो गाड़ी इस्तेमाल के लिए दी थी। कार खड़ी करने के बाद जुनैद सीढ़ियों की मदद से दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। जुनैद को इस बात का इल्म नहीं था कि हाशिम ज़ुबैरी के हुक्म पर फाजली इसका ताक़ुब करता हुआ उस जगह तक पहुंच गया है। जुनैद जफ़र के फ्लैट के अंदर चला गया। जबकि फाजली चंद मिनटों के बाद इसकी तलाश में ऊपर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। फाजली ने मुतलाशी निगाहों से दायमा देखा जुनैद किस फ्लैट के अंदर गया था। फाजली ये नहीं जान सका था। जफ़र ने जुनैद को बिठाया और खुद चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चला गया। जुनैद ने इसे रोक दिया। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, इसे तुम चाय रहने दो। जुनैद बोला, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है कि हम चाय नहीं पी सकते? जफ़र मुस्कुराया, तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी फैमिली के बाकी लोग गांव में रहते हैं, वहाँ तुम लोगों के पास ज़मीन भी है। तुम गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? ये नौकरी छोड़कर अपनी ज़मीन पर मेहनत करो। जुनैद बोला। जफ़र इसके पास ही बैठ गया। मेरे ख़ानदान में से किसी ने तुम्हारे साथ रब्ता किया है कि तुम मुझे शहर से गांव भेज रहे हो, क्योंकि इनका यही तकाजा है कि मैं शहर छोड़कर गांव वापस आ जाऊं। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे ख़ानदान में से कोई भी मेरे साथ रब्ता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। जुनैद ने कहा, अगर ये तुम्हारा मशवरा है तो मुझे कबूल नहीं। मैं अपनी इस ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने हमेशा अपनी मर्ज़ी की है और अपनी मर्ज़ी में किसी और की दखल अंदाजी कबूल नहीं की, चाहे वो मेरा भाई बाप या फिर दोस्त ही क्यों ना हो। जफ़र संजीदा हो गया। तुम्हारा हाशिम ज़ुबैरी की बेटी सानी के साथ क्या ताल्लुक़ है? जुनैद ने एकदम सवाल किया तो जफ़र चौंका। तुम क्या जानते हो? मैं ही नहीं, सानी का बाप भी जान गया है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम हाशिम ज़ुबैरी को जानते हो? मुझे उससे जानकर क्या करना है? मैं सानी को पसंद करता हूँ। हम एक साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जफ़र लापरवाही से बोला, मैं हाशिम ज़ुबैरी को जान गया हूँ। जो कुछ तुम सोच रहे हो ये आसान नहीं। तुम सानी का ख्याल दिल से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जब तुम सानी के साथ मुलाकात कर रहे थे तो हाशिम ज़ुबैरी ने देख लिया था। हाशिम ज़ुबैरी ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं पता करूँ कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। जुनैद ने बताया। हाशिम ज़ुबैरी को बता दो कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ। इसमें डरने की वाली कौन सी बात है? जफ़र ने इत्मीनान से कहा, तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हाशिम ज़ुबैरी की बेटी के साथ मोहब्बत करना जुर्मी है। सानी की मंगनी हो चुकी है। जुनैद ने कहा, मंगनी हुई है ना, मंगनी टूटने में कौन सी देर लगती है? जफ़र बोला, मुझे मजबूरन हाशिम ज़ुबैरी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। जुनैद ने जोर दिया, अगर मेरी फ़िक्र है तो मत बताओ, चुप रहो। चुप रहने से मेरी जान नहीं छूटती, तो फिर अपनी जान बचाओ और मेरी फ़िक्र मत करो। जफ़र कहकर गुस्से से उठा, उसने दरवाज़ा खोल दिया। इसका मतलब यह था कि अब जुनैद मज़ीद कोई बात करने के बजाय यहाँ से चला जाए। जुनैद इसे चुपचाप देखता रहा, फिर उठकर उसके पास गया और नरमी से बोला, देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी दोस्ती छोड़ो और अपनी ड्यूटी पूरी करो। मुझे किसी हाशिम ज़ुबैरी की परवाह नहीं। मैं साने से मोहब्बत करता हूँ। जफ़र ने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। देखो, जुनैद ने फिर बोलना चाहा, तुम जा सकते हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जफ़र ने हाथ उठाकर से बोलने से मना कर दिया। जुनैद फंस गया था। एक तरफ हाशिम ज़ुबैरी था जिसके आगे वो कुछ छुपा नहीं सकता था। कैसे छुपा सकता? उसे हाशिम ज़ुबैरी का सामना करना था। दूसरी सूरत में वो कहीं फ़रार हो जाए तो फिर हाशिम ज़ुबैरी की किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। कहीं फ़रार होना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ इसकी दोस्ती थी। जुनैद के लिए कोई फैसला करना मुश्किल था। वो फ्लैट से बाहर निकल गया। फाजली अभी तक इसी जगह खड़ा था। जो ही जुनैद बाहर निकला, फाजली एक फ्लैट के आगे ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी इसने फ्लैट की बेल दी हो और इस इंतज़ार में है कि दरवाज़ा कब खुलता है। जुनैद इसकी जानिब देखे बगैर इसके बराबर से गुजर गया। फाजली को पता चल गया था जुनैद किस फ्लैट से निकला है। इसने फ़ोन निकाला और हाशिम ज़ुबैरी का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद रब्ता होते इसने सारी तफसील इसके गोश गुजार दी। हाशिम ज़ुबैरी चुपचाप को सुनता रहा।
फिर राब्ता मुनक़ते हो गया। हाशिम ज़ुबैरी ने मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखकर सोचा कि फाजली के बताने के मुताबिक इस घर से निकलकर जुनैद नाग की सीध में जफ़र की फ्लैट जा पहुंचा। इसका मतलब है कि जुनैद का जफ़र के साथ ताल्लुक़ है। अगर ऐसी बात ना होती तो वो जफ़र के फ्लैट को तलाश करता। हाशिम ज़ुबैरी चाहता तो अभी और इसी वक्त जफ़र के साथ कोई भी सलूक कर सकता था, लेकिन इसका दिमाग और ही ख़तरनाक सोच जन्म दे रहा था। जुनैद की कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो साफ अल्फाज में जफ़र के बारे में बता देगा। इसके पास इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं था। इसके बाद जो भी होगा वो जफ़र की किस्मत के साथ इसने मशरूत कर दिया था। जिस सड़क पर जुनैद की कार दौड़ रही थी, इसी सड़क पर डॉक्टर रफ़ाकत अपनी कार को ड्राइव करता हुआ अस्पताल की तरफ जा रहा था। जुनैद की कार के पीछे से एक वैगन तेज़ी से इस कार को ओवरटेक करके आगे निकली तो जुनैद की नज़र इसकी ड्राइविंग सीट पर विराजमान अख्तर पर पड़ गई। वो वैगन जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे निकली और अपने आगे मुनासिब रफ्तार से जाती हुई डॉक्टर रफ़ाकत की कार के पीछे अख्तर ने अपनी वैगन पूरी रफ्तार से टकरा दी। डॉक्टर रफ़ाकत पुरस्कून कार चला रहा था। इस अचानक आफत से अपनी कार को फौरी तौर पर संभाल नहीं सका। इसकी कार बेकाबू हो गई, स्टीयरिंग एकदम घूम गया और कार का ताज़ुन ठीक करने की कोशिश में डॉक्टर रफ़ाकत की कार सड़क पर तिरछी हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक आया और एक धमाके से डॉक्टर रफ़ाकत की कार से जा टकराया। डॉक्टर रफ़ाकत की कार ने उलटबाजी खाई और सड़क पर सीखते फुटपाथ पर जा पड़ी। डॉक्टर रफ़ाकत अंदर बुरी तरह जख्मी हो गया था। एकदम वहाँ लोग जमा हो गए। अख्तर की वैगन इस जगह से निकल चुकी थी। जुनैद ने अभी अपनी कार एक तरफ रोक दी। वो भी कार से निकलकर डॉक्टर रफ़ाकत की तरफ भागा। इसका जिस्म खून से लथपथ था। जुनैद ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था कि अख्तर इस हादसे की वजह है।